चैनल में आप सभी का स्वागत है। आते हैं आज प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो हुआ है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत जो निर्माण हुआ है, इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत जो है मेनली पठारी भागों से बना हुआ है। और पठारी भाग कहते हैं वैसी ऊंची भूमि जो समतल से ऊंची तो हो, धरातल से ऊंची हो, हमारे प्लेन से ऊंची हो, लेकिन इसका ऊपरी सतह समतल हो। यदि तिरछी सतह, नुकीला सतह है तो वो पर्वत की श्रेणी में चला जाता है। यदि समतल भूमि है ऊपर में तो उसको हम पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और आप ये पहले से जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो हुआ है वो गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत में मैक्सिमम जगह जो है वो पठार है, बहुत कम जगह। एक तो साइड में जो नदी निकलती है, नदी बेसिन के साइड में आपका क्या है, समतल मैदान है। और मैक्सिमम पार्ट इस बीच का जो है वो पठारी भाग है। क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि गोंडवाना लैंड जब टूट रहा था, टूटने से यहाँ एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। यह भ्रंश घाटी क्या किया है कि जैसे ही आपका अंगारा लैंड से यूरेशियन प्लेट से आकर के जैसे ही ये गोंडवाना लैंड टकराया है, टकराने से क्या हुआ, ये नीचे धंस गया और ये ऊपर उठा, जिसके कारण लावा का प्रवाह पीछे की ओर हुआ। और इस भ्रंश घाटी से लावा का प्रवाह इस भ्रंश घाटी से होकर ऐसे ऊपर की ओर निकलने लगा और इसके जमने, परत दर परत जमने से यहाँ पठार का निर्माण हुआ है। तो इन पठार का, ये जो पठार निर्मित हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में, पठार की ढाल दो तरफ है। एक तो यहाँ एक जल विभाजक, यहाँ विंध्यन श्रेणी है। यहाँ पे विंध्यन श्रेणी है, विंध्य पर्वत है, विंध्यन श्रेणी है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाली पहाड़ी भी कहते हैं या पहाड़ कहते हैं। विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है। तो यहाँ एक विंध्यन श्रेणी है, उस विंध्यन श्रेणी को जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। यानी यहाँ से इधर जो ढाल है ये ऐसे है, क्या मतलब, उत्तर और पूरब की ओर ढाल है। और यहाँ से इधर पूरब और दक्षिण, पूरब कहिए, सीधा पूरब कहिए या पूरब दक्षिण की तरफ ढाल है। यहाँ से इधर जो नदी बहती है वो उत्तर की ओर और पूरब की ओर नदियाँ इधर आकर के और गंगा या विभिन्न नदियों में आकर के मिल जाती है। जबकि इससे दक्षिण की तरफ, हालांकि अपवाद में इसके अलावे भी है, लेकिन मैक्सिमम नदियाँ यहाँ से दक्षिण पूरब की तरफ जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए इस विंध्य श्रेणी को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये विंध्य श्रेणी है, ये विंध्य श्रेणी है, इसको प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से ढाल अलग हो जाता है, इससे उत्तर अलग ढाल है और इससे दक्षिण अलग ढाल है। यहाँ आगे आते हैं तो देखते हैं विंध्य श्रेणी के दक्षिण में एक नदी गुजरती है जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। भ्रंश घाटी कहते हैं टूटे हुए भाग को। हालांकि हमने कहा कि यहाँ से इधर ढाल जो है ये पूरब और दक्षिण की ओर है, लेकिन यह नदी जो बहती है ये पश्चिम की ओर बह करके कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। यह नदी है नर्मदा नदी। यह नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपके जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो यह अलग, इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ पर ढाल पश्चिम की ओर है, यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब दरार, बीच में दरार। ये पठार है, पठार की ढाल भले ही ऐसे है दक्षिण की तरफ, लेकिन इस बीच में ये दो पठार टूटा हुआ है, कटा हुआ है, इस बीच में गड्ढा बना हुआ है। तो गड्ढा की ढाल पश्चिम की तरफ है, तो उससे बहते हुए उसके बीच से जो नदियां निकलती है, उसके बीच से जो नदी है वो सीधा पश्चिम की ओर जाकर के और अरब सागर में गिर जाती है, जो नर्मदा नदी है। इसके दक्षिण में इस विंध्य श्रेणी और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है जिसको सतपुड़ा रेंज कहते हैं।
सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के ठीक बाद फिर से एक नदी है जिसका नाम ताप्ती है। ये ताप्ती नदी भी आपका पश्चिम दिशा में ही जाती है और अरब सागर में ही गिरती है। ताप्ती नदी है जो आपके जाकर के अरब सागर में ही गिरती है। तो यह दो, इसके अलावे अन्य भी नदियां हैं, लूनी है, साबरमती है, ये सब भी जाकर के अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर जाती है। लेकिन यह प्रमाणित नहीं करती है कि इसका ढाल पश्चिम की ओर है। यह केवल भ्रंश घाटी से होते हुए गिरती है, इसलिए वो अरब सागर में जाती है। बाद बाकी बहुत सारी नदियां हैं, दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां हैं, जैसे महानदी है। हालांकि महानदी तो ये विंध्य के इधर से निकल करके और यहाँ चली आती है, लेकिन जैसे अन्य नदी है, गोदावरी है, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, ये सब के सब ढाल होते हुए और इधर आकर के दक्षिण और पूर्व की ओर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अभी हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर चल रहे हैं, तो देखते हैं कौन कौन पठार कहाँ कहाँ निर्मित है। तो आप सबसे पहले देखेंगे राजस्थान क्षेत्र में एक अरावली श्रेणी है। ये केवल राजस्थान में नहीं है, ये अरावली रेंज जो है ऐसे निकली हुई है। यह राजस्थान से शुरुआत होकर यहाँ राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक जाती है। इस बीच में हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात का भी कुछ पार्ट पड़ता है। यहाँ इन सारे राज्यों से होकर के ये आपका अरावली श्रेणी है। ये जिस समय हम वर्षा का ये बता रहे थे, उस समय भी मैंने बताया था कि जो भारत को सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं बारिश प्राप्त होता है वो किस मानसून से प्राप्त होता है। यह जो है, हालांकि हमारे इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है, लेकिन आपका दक्षिण और पश्चिम यहाँ से जो मानसून आती है ऐसे जाकर के यहाँ टकराती है। आप जानते हैं कि हिमालय का निर्माण ऐसे होते हुए और यहाँ पे आके ऐसे मुड़ गया है। तो हमने पहले भी बताया था कि मेघालय जो है आज सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य क्यों है भारत में, क्योंकि यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, यहाँ पे टकराती है। यहाँ हिमालय की ऊंची रेंज है, उससे टकराने के फलस्वरूप यहाँ क्या होता है, बारिश बहुत आयात मात्रा में यहाँ बारिश होती है और यहाँ से मानसून फिर से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यदि पश्चिम, जैसे यहाँ मानसून को रोकने वाला एक ऊंचा पर्वत है, उसी तरह से यहाँ यदि कोई ऊंचा पर्वत रहता तो इस मानसून जो मुड़ के मानसून आया यहाँ यदि रोक देता तो इन जगहों पे भारी बारिश भरपूर होती। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें एक रेंज भी है, विंध्य है, या आपका राजस्थान का ये अरावली रेंज है, तो वो भी जो मानसून आती है उस मानसून के आने के समानांतर ही पड़ जाती है, जिसके कारण वहाँ वर्षा अच्छी बारिश नहीं हो पाती है। अच्छी वर्षा न होने के कारण राजस्थान में क्या है, राजस्थान में एक थार मरुस्थल का विकास हुआ है। यहाँ पे थार मरुस्थल का विकास हुआ है। अब आते हैं, ये अरावली हो गया, इसके अलावे ये तो पर्वत श्रेणी है, अभी जो ये हमने बताया ये पर्वत श्रेणी है। इसके अलावे अन्य सारी पठारी भाग है। इसका तो पर्वत श्रेणी, पर्वत और पठार में हमने अंतर ही बताया है कि पर्वत का ऊपरी परत जो होता है, चोटी जो होता है नुकीला होता है, लेकिन पठार का जो होता है समतल होता है। तो अब आते हैं, इसके बीच में ढेर सारी पठारी भाग है। कुछ पठारी भाग पर आते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान के इस बीच वाले भाग में यहाँ पे आते हैं ये जो है आपका मेवाड़ का पठार। ये बीच में है आपका मेवाड़ का पठार। उससे आगे आइए राजस्थान भाग में, उससे आगे आते हैं तो ये आपका एमपी और यूपी का भी कुछ भाग पड़ता है। ये है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार
इससे आगे आते हैं बढ़ते हुए तो ये है बुंदेलखंड, यूपी का पार्ट, ये आगे बढ़ जाता है, यूपी का पार्ट पड़ता है। ये है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार से आगे आते हैं तो यहाँ ये है विंध्य श्रेणी। क्योंकि यह भारत के सेंटर का भाग है, मध्य भाग है और साथ में समतल से ऊंची भूमि है, इसलिए इसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से भी जानता है। केंद्रीय उच्च भूमि। इस केंद्रीय उच्च भूमि में की गणना होती है अरावली। दूसरा हो गया आपका मेवाड़ का पठार। तीसरा मालवा का पठार। चौथा बुंदेलखंड का पठार। पांचवा विंध्य श्रेणी। इस सब को मिला के, इस पूरे रीजन को मिला करके, क्योंकि यह हमारे भारत के केंद्र, प्रायद्वीपीय भारत के केंद्र में है और केंद्र की ये उच्च भूमि है, ऊंचा उठा हुआ है, समतल से प्लेन जो मैदान है, मैदानी भागों से ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए इसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि का रेंज पूछता है यदि कहां से कहां तक है, तो आप देख रहे हैं राजस्थान से शुरू होकर के यूपी तक और यहाँ आपका गुजरात तक, ये पूरा प्रदेश जो है इसको केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। दूसरा है ये केंद्रीय उच्च भूमि हुआ, यहाँ से इधर भी ये पठारी भाग है, इधर भी पठारी भाग है और इधर दक्षिण में भी पठारी भाग है। इन सारे पठारी भाग को मिलाकर प्रायद्वीपीय भारत का पठार बनता है। तो इस बीच का ये हुआ केंद्रीय उच्च भूमि। इससे पूरब के भाग को पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं पूर्वी पठार अंतर्गत कौन कौन पठार है। बुंदेलखंड का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, गढ़जात का पठार, महानदी बेसिन, और तीसरा है छठा है दंडकारण्य। दंडकारण्य या बस्तर का पठार।
बघेल, महानदी। उसके बाद है गढ़जात का पठार, ऊपर है राजमहल की पहाड़ियाँ। सबके बारे में एक एक का चलेंगे, इस समय क्लियर होगा आपका। राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके बाद उड़ीसा के क्षेत्र में है आपका गढ़जाल, यहाँ पे छोटा सा है। गढ़जाल का पठार, यहाँ पे ये क्षेत्र पड़ता है महानदी या उसी को बस्तर का पठार। ये हो गया, ये पूरा वाला भाग थोड़ा सा नीचे जरूर आ गया है, पूरा वाला भाग। यहाँ ये बिहार, ये जो है छोटा नागपुर का पठार, इसका उपनाम भी है। यदि लिखिएगा तो लिख लीजिए, ये खनिज संपदा के रूप में भरपूर है। इसको भारत का रूढ़, भारत का रूढ़ भी इसको कहते हैं। रूढ़ का मतलब होता है जहाँ खनिज संपदा संपन्न है, काफी खनिज संपदा है, उसको भारत का रूढ़ कहते हैं। ये है, आइए इधर देखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे आते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी दक्कन एवं दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन और दूसरा है दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में है आपका सतपुड़ा रेंज एवं महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा रेंज, महाराष्ट्र का पठार। दक्षिणी दक्कन कर्नाटक एवं तेलंगाना का पठार। इसके अलावे पश्चिम छोर पूरा आते हैं दक्षिण महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। दक्षिण की पहाड़ियाँ में आपका
नीलगिरी, अन्नामलाई एवं तीसरी है कार्डमम या इलायची। इलायची की पहाड़ी। वहाँ इलायची भरपूर बताओ। या इसका सेकंड नाम कार्डमम, इंग्लिश में इलायची को कार्डमम कहते हैं, तो कार्डमम की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, दोनों नाम है उसका। देखते हैं दक्कन क्षेत्र जो है आपका, यह भाग जो है इसको दक्कन कहते हैं। यहाँ से दक्कन की पहाड़ी आपका सतपुरा रेंज से शुरू हो जाता है। यहाँ सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज से शुरू होकर के ये तेलंगाना जो है यहाँ तक आ जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। इसी अंतर्गत आपका सतपुरा रेंज है। यहाँ देख रहे हैं सतपुरा रेंज है, ये सतपुरा रेंज भी है। महाराष्ट्र का पठार, ये सब महाराष्ट्र का भाग है, इसको महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। आगे चल के कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक का पठार कहते हैं। फिर तेलंगाना, ये भाग जो है सो यहाँ निकल करके तेलंगाना में घुस जाता है, इसको तेलंगाना का पठार कहते हैं। फिर इससे आगे आते हैं यहाँ दक्षिण में तीन पहाड़, यहाँ पे तीन पठार जो है सो यहाँ पे है। ये आपका यहाँ पे है, यहाँ तीन पठारी जो है आपस में मिलता है। एक तो नीलगिरी है, दूसरा अन्नामलाई है और तीसरा कार्डमम है। ये तीन पठारी यहाँ पे मिल जाता है। इधर से अच्छा एक चीज और है, यहाँ जो है यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण है जिसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ये एक पर्वत श्रृंखला बीच में कटी कटी है, कुछ जगह कटी कटी है। यह बीच में यह सीधा एक पर्वत श्रृंखला है, साइडे साइडे, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। ये जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत। उसी ढंग से यहाँ पे पूर्वी घाट, यहाँ पे पठार है और साथ में दोनों आकर के यहाँ पे मिल जाता है। कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूरब में जो है, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है, पश्चिम में, इसलिए इसको पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर पूरब में है, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। इसके अलावे इधर मेघालय में भी है, बहुत सारी रेंज है निकला हुआ। इधर से आप जानते हैं कि हिमालय ऐसे आते हुए और ऐसे आके मुड़ गई है। तो जिस समय हमने हिमालय पढ़ाया था, हिमालय के ये जो विभिन्न रेंज है छोटी छोटी, वो समुद्र में डूबी हुई। आगे तो यहाँ तक आपका जो ये बना है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह जो बना है, वो भी हिमालय का ही पार्ट है, जो विभिन्न चोटी के रूप में बाहर निकला हुआ है, बाद बाकी डूबा हुआ है। तो ये भी अंडमान निकोबार भी जो है वो भी आपका हिमालय का ही रेंज है। यहाँ एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपका मेघालय में शिलोंग पठार, मेघालय में शिलोंग पठार, मिकिर पठार,
नागा यहाँ पे आपका है गारो, खासी और जयंतिया, ये सब भी पठारी रेंज है। ये सब मिलाकर के ये टोटल प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करती है। इन सब को मिला करके मिश्रित रूप से हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो आज केवल इसका परिचय हुआ है, कौन पठार कहाँ स्थित है उसके बारे में डिटेल हम चलेंगे। कौन से पठार किन किन राज्यों को आच्छादित करती है, वहाँ कौन कौन से खनिज संपदा है, वहाँ यदि चोटी है, ऊंची चोटी, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समतल होगा, उसमें थोड़ा सा कहीं थोड़ी ऊंची भूमि होगी, कहीं थोड़ी नीची भूमि होगी। तो इस आधार पर इसका वर्गीकरण और स्पेसिफिक सभी के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।